जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम। संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम में इसमें हम समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक को करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर की दृष्टि की मैगजीन है जो 25 नवंबर से 24 दिसंबर की 2022 तक का इसमें कवरेज है। और ये इसका मुख्य पृष्ठ है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम में देखने वाले हैं। चलिए, ये चर्चा में क्यों रहा, हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में संसद द्वारा समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक को पारित किया गया है। प्रमुख बिंदु इसके क्या है? यह विधेयक भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती जल दस्युता के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। इस विधेयक के प्रावधान अन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा अर्थात भारत के समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक के जल क्षेत्र से आगे के समुद्र पर लागू होते हैं। समुद्री जल दस्युता, इसको देख लेते हैं। इस विधेयक के तहत समुद्री जल दस्युता को एक निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जहाज, विमान, व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका अगला पॉइंट है, जल दस्युता के तहत हिंसा के ऐसे कृत्यों का उकसाना और जानबूझकर ऐसी गतिविधियों में भाग लेना, सुविधा देना या समुद्री जल दस्युता से जुड़े जहाज या विमान के संचालन में स्वेच्छा से भाग लेना भी शामिल है। इसमें दंड के प्रावधान क्या दे रखे हैं? तो दंड का प्रावधान है, समुद्री जल दस्युता के अपराध में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास या मृत्युदंड यदि डकैती का कार्य किसी व्यक्ति मौत का कारण बनता है। मृत्युदंड में यदि डकैती, समुद्री डकैती किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है तो उसे मृत्युदंड और आजीवन कारावास इसे में दंड के प्रावधान है। अगला है, जल दस्युता के किसी कार्य में भाग लेना, आयोजन करना, सहायता करने का प्रयास करने और दूसरों को भाग लेने के लिए निर्देशित करना आदि के अपराध में दोषी सिद्ध होने वाले व्यक्तियों को जुर्माने के साथ 14 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है। अगला पॉइंट है इसमें आवश्यकता हम देखते हैं। गौरतलब है कि इस विधेयक को पारित होने से पहले भारत में गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के मामले से निपटने के लिए कोई कानून नहीं था। यह विधेयक लागू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UN को कानूनी आधार प्रदान करेगा, जिसे भारत ने वर्ष 1995 में मंजूर किया था। अगला है, इससे पहले भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत सशस्त्र डकैती और विशिष्ट अदालतों के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधानों के तहत समुद्री लुटेरों पर मुकदमा चलाया जाता है। इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। हालांकि इसके तहत भारत के समुद्री तट से 12 समुद्री मील की दूरी से आगे के क्षेत्र में किसी विदेशी द्वारा की गई समुद्री डकैती की घटनाओं में IPC के तहत मामला नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में पूर्व समुद्री डकैती के मामलों में अभिव्यक्तियों को अधिकार क्षेत्र की इस बाध्यता के कारण बरी करना पड़ा है। अगला, यह कानून हमारे समुद्री व्यापार मार्गों एवं अंतर्राष्ट्रीय जल में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में भी सहायक होगा। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारत लगभग 7500 किमी की समुद्री तट रेखा के साथ रणनीतिक रूप से विश्व के प्रमुख शिपिंग मार्गों से सीमा साझा करता है। देश के कुल व्यापार का लगभग 95% हिस्सा मात्रा के हिसाब से और मूल्य के हिसाब से 68% समुद्री परिवहन के माध्यम से ले जाया जाता है। वर्ष 2021 तक पोत पुनर्चक्रण उद्योग को वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी का 30% से अधिक थी। अगला पॉइंट है, क्या है अनक्लोज? अनक्लोज क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अनक्लोज महासागरों में मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने और उनके संसाधनों के उपयोग के लिए नियमों का एक समूह है। इस संधि को सबसे पहले 10 दिसंबर 1982 को मोंटेगो बे, जमैका में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।
अगला है अनक्लोज के अनुसार गहरे समुद्र में समुद्री डकैती की घटनाओं से निपटने के लिए सदस्य देशों को एक समुद्री जलदस्युता में शामिल जहाज या विमान को जब्त करने की अनुमति है और वे इसमें शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं तथा जल जहाज की संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसी जब्ती युद्धपोतों या सैन्य विमानों द्वारा की जानी चाहिए, ऐसे पोत द्वारा जानी चाहिए जिन पर यह चिन्हित करने के लिए स्पष्ट मार्कर होने चाहिए कि वे सरकारी सेवा में हैं। अगला है जब्ती और गिरफ्तारी करने वाले देशों की न्यायपालिका को दंड तय करने और जब्त संपत्ति से निपटने का तरीका तय करने की अनुमति है। अगला इसमें न्यायालय का क्षेत्राधिकार। न्यायालय का क्षेत्राधिकार कैसा है? केंद्र सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सशस्त्र न्यायालयों को इस विधेयक के तहत नामित न्यायालयों के रूप में अधिसूचित कर सकती है। अगला पॉइंट है इस अधिनियम के तहत मनोनीत न्यायालय निम्नलिखित द्वारा किए गए अपराधों की सुनवाई करेगा। पॉइंट नंबर 1 है भारतीय नौसेना या तट रक्षक की हिरासत में बंद व्यक्ति चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता का हो। अगले पॉइंट देख लेते हैं पेज टर्न करके। अगला इसमें न्यायालय के पास विदेशी जहाज पर किए गए अपराधों पर मामला चलाने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि जहाज के मूल देश, जहाज के मालिक या जहाज पर मौजूद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप का अनुरोध नहीं किया जाता। इसमें अपवाद क्या है? तो गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नियोजित युद्धपोत और सरकारी स्वामित्व वाले जहाज न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे। इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो इसमें चुनौतियाँ हैं मृत्युदंड का प्रावधान। इस विधेयक के तहत यदि कोई व्यक्ति समुद्री डकैती का कार्य करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध के लिए अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 का उल्लंघन माना है। अगला है इसमें पॉइंट, न्यायालय ने माना है कि अनिवार्य मृत्युदंड देने वाला प्रावधान मनमाना और अनुचित है क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने में विफल रहता है और अदालतों को मृत्युदंड देने या न देने पर अपने विवेक का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित करता है। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, इटली और श्रीलंका जैसे अन्य देशों द्वारा भी UNCLOS की पुष्टि की गई तथा समुद्री डकैती को रोकने के लिए इसी तरह के कानून पारित किए गए हैं, परंतु उनमें अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान नहीं किया गया। अगला क्षेत्राधिकार। यह विधेयक भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ की सीमाओं से सटे और उनसे आगे के समुद्र के सभी हिस्सों पर लागू होगा, अर्थात समुद्र तट से 200 समुद्री मील से आगे। हालांकि इस विधेयक में देश में EEZ दायरे में घटित मामलों के संदर्भ में अधिक स्पष्टता नहीं है। इसमें आगे की राय क्या दे रखी है? तो यह कानून भारत को हिंद महासागर पर वैश्विक स्तर पर अपनी समुद्री क्षमता को स्थापित करने के साथ देश में मजबूत समुद्री सुरक्षा तंत्र गठित करने में सहायक होगा। एक मजबूत कानूनी तंत्र के अभाव में समुद्री जलदस्युता को बढ़ते खतरे के साथ ऐसे क्षेत्रों में परिवहन के लिए समुद्री जहाज संचालकों को इंश्योरेंस के लिए अधिक मूल्य अदा करना पड़ता था। ऐसे में इस कानून के लागू होने के बाद समुद्री परिवहन की लागत में कमी आएगी। इसमें एक संभावित प्रश्न दे रखा है, तो संभावित प्रश्न क्या है? भारतीय समुद्री सीमा से आगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा क्षेत्र में बढ़ते जलदस्युता के मामलों से निपटने हेतु भारत सरकार के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। ये इसका संभावित प्रश्न है। यहीं तक है क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।